हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2023। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकता है, उसी पे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट घटना होता है उसी पे बात करेंगे हम लोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप फोटो देख रहे हैं, ये हम लोग के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। ये उड़ीसा के हैं, ठीक है। और ये जब आए हैं, अब जब से कार्यकाल संभाले तो बिहार का पहला दौरा है अपने राष्ट्रपति जी का, ठीक है। और ये उड़ीसा के रहने वाली है। और ये जब आई हैं तो ये बिहार को जो है अपना जन्मभूमि भी बताई हैं, और ये बताना भी स्वाभाविक है। थोड़ा सा आप लोग को हम इसके बारे में अभी आगे में बात करेंगे, बट इतना जानिए कि उड़ीसा जो है ना पहले बिहार का ही अंग हुआ करता था। जैसे हम लोग बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, ठीक है। तो तब से उड़ीसा, झारखंड, बिहार एक ही साथ हुआ करता था। फिर 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से क्या होता है, अलग होता है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आपका झारखंड भी अलग होता है आपका 15 नवंबर 2000 को, है कि नहीं है। तो फिर ये सारा चीज करता, तो आई है, पहली बार दौरा है। और यहाँ पे जो है कुछ अपना जो है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप भी जारी किए हैं। बापू यहाँ पे बापू सभागार है आपके गांधी मैदान के पास, ठीक है। ये सब बात होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिटेल में चले गए हैं, इतना आने जाना है। उसके बाद ऑपरेशन अजय जो चल रहा है, जैसे जानते हैं कि अजय शंकर जी अभी 7 अक्टूबर को जैसे वहां पे जो है लड़ाई शुरू हुआ, उसके बाद जो है कुछ भारतीय वहां फंसे हुए थे 18,000 के करीब करीब। तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। अजय शंकर जी इसका घोषणा किए थे। तो इस ऑपरेशन के तहत जो है कुछ नेपाली छात्रों को भी लाया गया है, तो इसके भी बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो है अभी इस बार का जो है आपका 2024-25 के लिए आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है रबी फसल के लिए, ठीक है। तो वहां पे भी थोड़ा सा बात होगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ, और मेन क्वेश्चन ये है कि जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका 6वां बैठक जो है होने जा रहा है आपका 30 अक्टूबर से होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है। तो टोटल उसमें जो है कुल अभी आपका 124 सदस्य है। तो ये बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसका मुख्यालय भी अपनी इंडिया में है, ठीक है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, एनसीआर का क्षेत्र है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। कहां से शुरू करते हैं? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे, और जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, तो हमको पढ़ाने में आसानी हो। कहां चला गया? चलिए क्वेश्चन क्या है। ऑपरेशन अजय के तहत जो है भारत के अलावा और किस देश के नागरिक को इजराइल से बाहर निकाला गया है? तो ऑपरेशन अजय तो जान ही गए आप लोग कि इजराइल में जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हमास जो चरमपंथी समूह है इसके साथ क्या युद्ध चल रहा है, और 7 अक्टूबर से हुआ है। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम अजय है, और टोटल 18,000 भारतीय वहां पे फंसे हुए थे, ठीक है, जिसमें से अब तक लगभग अच्छा खासा निकाला गया। अब लगभग 2000 के करीब करीब आ चुका है। प्रत्येक दिन जो है 2-3 जो है आपका फ्लाइट आता है, ठीक है। तो 200-250 उसमें से जो है कुछ नेपाली को भी वहां से, नेपाल के कुछ नागरिक को लाया गया है। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। कुछ नागरिक जो है इजराइल से बाहर निकाला गया, तो किसको कहिएगा? नेपाल। टोटल 18 नागरिक था, किसका? नेपाल का, ठीक है, याद रखिएगा। कितना आपका कितना हो जाएगा? 18 नागरिक नेपाल का फंसा हुआ था, उसी को लाया गया। आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऑपरेशन अजय है तो फिर से आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा आज फिर आपको रिवीजन हम करा देते हैं कि कुछ ऑपरेशन याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से मिलान के लिए दे दे। तो ऑपरेशन अजय तो हो गया इजराइल में युद्ध की वजह से। अब ऑपरेशन कावेरी आइए, ऑपरेशन कावेरी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कावेरी क्या कहिएगा? सूडान, ठीक है, क्या कहिएगा? सूडान। चलिए कावेरी सूडान हो गया। ऑपरेशन गंगा, गंगा कहाँ कहिएगा? यूक्रेन और रूस के बीच कब शुरू हुआ था युद्ध? 2022 में, यूक्रेन, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति, देवी शक्ति कहाँ कहिएगा? देवी शक्ति आपका क्या कहिएगा? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। चलिए अब आइए ऑपरेशन राहत, राहत कहाँ बोले थे? यमन। बस आराम से समझते चलिएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद क्या बोले थे? ऑपरेशन सुकून, सुकून कहाँ बोले थे? सुकून लेबनान। ये कहाँ था आपका? लेबनान। 2006 में जो है वहां पे लड़ाई चल रहा था इजराइल के साथ ही, तो हुआ था। उसके बाद और क्या वजह? ऑपरेशन दोस्ती, दोस्ती कहाँ पे चल रहा था? दोस्ती आपका जो है दोस्ती यहाँ पे अभी जो है आपका तुर्की में जो है भूकंप आया था बहुत जबरदस्त, ठीक है, सीरिया में। तो वहां से ऑपरेशन दोस्ती चल, राहत की सामग्री भेजे थे हम लोग ऑपरेशन दोस्ती से। तो क्या कहिएगा? तुर्की, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और
और भी चलाए हैं, ठीक है, समुद्र सेतु भी चलाए थे ऑपरेशन कोविड-19 के लिए, तो वहां पे विदेश में जो भी लोग फंसे हुए थे, तो इतना सब याद रखिएगा। कावेरी, गंगा, कावेरी कहिएगा तो सूडान, गंगा कहिएगा तो यूक्रेन, देवी शक्ति अफगानिस्तान, राहत यमन, ये 2015 में चला था, ठीक है, 2015 में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन सुकून लेबनान ये 2006 में चला था, ठीक है। मिलान के लिए आपको दे सकता है ऑपरेशन दोस्ती आपका, ये अभी फिलहाल वहां जो है आपका ये आया था, क्या बता रहे थे, भूकंप आया था तो उसके लिए चलाया था, ठीक है। तो हम लोग जो है हमेशा समय समय पर जैसे भी कहीं पे भी संकट आता है तो हम लोग अपना ऑपरेशन अपने भारतीयों को निकालने के लिए अपना ऑपरेशन चलाते रहते हैं। तो चलिए, जब यहाँ पे थोड़ा सा नेपाल का बात आया तो इस नेपाल के बारे में थोड़ा आपको हम थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। नेपाल जो है हम लोग का जानते हैं पड़ोसी देश है, नेपाल पड़ोसी देश है ना। तो नेपाल में देखिए, सबसे पहले बात है नेपाल के साथ जो है हम लोग का थोड़ा सा विवाद भी चलता रहता है। तो अभी वहां पे नेपाल में क्या है ना कि थोड़ा मोड़ा पहले तो नहीं था, क्योंकि पहले हम लोग को बिग ब्रदर मानता था, बिग ब्रदर नहीं मानता है, बोलता है कि हम लोग खुद सुपर पावर है। तो नेपाल में पहले राजतंत्र हुआ करता था। 2008 में जो है वहां का संविधान बना। कब बना, क्या बोलिएगा, 2008 में वहां पे 2008 में जो है वहां का संविधान बना, पहली बात याद रखिएगा। अभी जो है वहां का प्रधानमंत्री जो है वहां का प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है, ठीक है, याद रखिएगा, पुष्प कमल, ठीक है, दहल प्रचंड है, ठीक है, दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, याद रखिएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड है। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति जो है आपके कौन है, राष्ट्रपति भी अभी हाल फिलहाल रामचंद्र पौडेल है, ठीक है, रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2008 में वहां का संविधान बना था, उससे पहले वहां पे राजतंत्र हुआ करता था। फिर वहां पे बहुत ज्यादा उन लोग का राजनीतिक उथल पुथल चलता रहता है। तो हम लोग का जो है थोड़ा सा ये, क्योंकि नेबरहुड कंट्री है, बगल में है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा इतिहास बता दें, 1914 से लेके 1916 तक, 1914 से लेके 1916 तक जो है आपका अंगल मतलब आपका नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी। और 1916 में सगोली की संधि हुआ थी। सगोली की संधि बहुत बार पूछता है, सगोली की संधि, ठीक है, बहुत बार पूछता है सगोली की संधि। सगोली की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो क्या कहिएगा, अंग्रेज और नेपाल के बीच। और ये उत्तराखंड वाला जो कालापानी एक जगह क्षेत्र है वहां पे, ठीक है, लिम्पाधुरा कालापानी वहां पे बगल में उत्तराखंड में है, ठीक है। आपको दिखा दे, मैं अभी लेट लग जाएगा, ठीक। वहीं पे जो है हमेशा थोड़ा विवाद चलता रहता है, 2-3 गांव है, हमेशा उसका दावा करता रहता है कि ये हम लोग का है। बट पहले अच्छा रिश्ता था। अभी जो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो वो लोग क्या है ना, थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा के, तो थोड़ा चाइना से प्रभावित होगा। अभी मालदीव में भी इलेक्शन हुआ है, मोहम्मद मुइजू जो है वहां के अभी जो बने हैं राष्ट्रपति, वहां पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। ये लोग अपने आप को कम्युनिस्ट विचारधारा के मानते हैं, जिसकी वजह से भारत के साथ थोड़ा सा, इतना तो नहीं कहिए, थोड़ा सा अभी चल रहा है। ये चाइना को ज्यादा अपना सपोर्ट, वहां पे चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहा है। अभी आपको बताएंगे BRI के बारे में, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें बहुत ज्यादा बांग्लादेश में हो या फिर नेपाल में हो, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। इसी को लेकर के अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना कर्ज के जाल में फंसा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज याद रखेगा। सुगोलो की संधि हुआ था, फर्स्ट पहला अंगल नेपाल युद्ध कहाँ पे कहिएगा, तो 1914 से 16 के बीच हुआ था, ठीक है। और उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या कहिएगा, आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। पूछ लेता है तो आप ये सब चीज याद रखते चलिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में प्रथम अंगल नेपाल युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1916 के बीच, ठीक है। और आपका जो है पहला सोगोली की संधि हुई थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या कहिएगा, 1914 नहीं कहिए, ये आप गड़बड़ ना लिख दिए हैं, ये 1800 होगा, ठीक है। ये जो है कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाता है 1800-1900 में, ठीक है। तो 1800 कर लीजिएगा, 1900 नहीं कीजिएगा, 1800 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो थोड़ा सा कोई भी चीज हो, अगर उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके राउंड फिगर में बात कर लीजिए। अब वहां का प्रधानमंत्री, तो नेपाल का राजधानी कहाँ हो जाएगा, काठमांडू है, ठीक है ना। अभी जो है अब क्या बोलते हैं नेपाल का मुद्रा क्या होता है भाई, वहां का मुद्रा जो है आपका क्या चलता है, वहां का नेपाल का जो है मुद्रा जो है रुपया ही चलता है, ठीक है। क्या कहिएगा, रुपया है, ठीक है ना, नेपाल में रुपया चलता है। और बांग्लादेश में क्या चलता है, टाका चलता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन अजय के तहत देखिए लेके आया गया है, ये हमारे एस जयशंकर जी हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब देख रहे हैं। अभी एस जयशंकर जी वियतनाम गए हुए थे, वहां पे 2 प्रतिमा का अनावरण किए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का और महात्मा गांधी जी का, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में थोड़ा सा हम लोग अभी ध्यान भी दे रहे हैं, ठीक है। अभी वहां का जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका का आए हुए थे, कहाँ आपका
यहाँ इजराइल में, ठीक है। इजराइल में जो है ना, ये गाजा पट्टी वाला एक गाजा पट्टी के पास एक जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहां पे जो है ना कल बमबारी हो गया, 500 से अधिक लोग का जो है बच्चे का मृत्यु हो गया, ठीक है। और इसी बीच में वहां पे बाइडेन आ गए, तो वहां पे भी थोड़ा सा चल रहा है मामला खींचातानी, ठीक है। तो ये सब चीज है, देखिए क्या होता है, कब ये युद्ध रुकता है। जिस दिन युद्ध रुकेगा तो हम लोग को भी थोड़ा सा ये इसको क्वेश्चन का फ्रेम थोड़ा हो गया गड़बड़, ठीक है, इसको हम लोग इधर करते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप जारी किया है। ये किस अवधि के लिए जारी किया गया है? देखिए, अभी आपको पहले बोले हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार जब से अपना कार्यभार संभाली है तो पहली बार बिहार आई है। तो सबसे पहले ये जानिए कैवा राष्ट्रपति है? 15वां राष्ट्रपति है। पहली बार आपको हम एक बार बता चुके थे उस दिन भी, आज से पहले वाले वीडियो में 15 राष्ट्रपति के बारे में शुरुआत से बताए थे, फिर से रिवीजन कर देंगे, फिर करिएगा तो आपको जो है फिर समय लगेगा, ठीक है। 15वां राष्ट्रपति, पहला जो राष्ट्रपति बने थे 26 जनवरी, ये भी तो जान ही रहे आप लोग, 26 जनवरी 1950 को कौन बने थे? तो क्या कहिएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बात आप लोग जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति, और वो भी कहाँ के थे? बिहार के ही थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कब तक रहे? 1962 तक, और 1962 में इसको ये आपका जो है भारत रत्न भी दिया गया था, और सदाकत आश्रम में अंतिम समय अपना जीवन का व्यतीत किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी राष्ट्रपति यहीं के थे। तो मुर्मू जी बोले हैं ना, जो अब आई हैं, तो इस बार क्या कह रही हैं कि मेरा जो है इस स्टेट से, इस राज्य से पुराना नाता है, ये अपना ही स्टेट मानी है, बोली कि ये मेरा अपना स्टेट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बता दें, जब जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक हुआ करता था, तो 1912 में, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। 1912 में जो है आपका क्या होता है, बंगाल जो है, बिहार जो है बंगाल से अलग होता है बहुत लोगों के प्रयास से, ठीक है ना। तो बिहार होने के बाद उस टाइम उस आपके इस बिहार में कौन कौन से हो गए थे बिहार में जो है, हाँ नहीं बना सही, ठीक है, ये भी जो भी बना देख लीजिए। इस बिहार में जो है उस टाइम जो है 1912 में जब अलग हुआ, उसके बाद इसमें अपने बिहार में कौन कौन आता था? उड़ीसा, झारखंड और बिहार। तो उड़ीसा हम लोग से अलग हुआ कब? 1936 को, 1 अप्रैल, याद रखिएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को हम लोग से अलग हो गया। अब उड़ीसा अलग स्टेट बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा, जानते हैं 15 नवंबर को बिरसा मुंडा ये दिन मनाते हैं, ठीक है। 2000 को जो है 2000 को झारखंड अलग हो गया, अब हम लोग बिहार अकेले हैं। तो जब एक समय था कि उड़ीसा और बिहार एक हुआ करता था, इसी को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बोले हैं कि हमारा बिहार से पुराना नाता है, और अपने कार्यकाल में पहली बार आई हैं बिहार, ठीक है। ये बात आप जानिए। अब कहाँ कहाँ जाएंगी? तो सबसे पहले ये जाएंगी आपका पूर्वी चंपारण, देख रहे हैं ना, तो वहां पे मोतिहारी है, वहां पे जो है आपका गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, उसी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है वहां पे, वहां जाएंगे। उसके बाद आपका गया भी जाएंगे, ठीक है, गया में भी जाएंगे। उसके बाद अभी कल जो है 18 तारीख को पटना में आपका यहाँ पे बापू सभागार है, ठीक है, वहां पे बिहार के लिए चौथा आपका जो है कृषि रोड मैप तैयार, ये जारी किया है। तो ये किस अवधि के लिए जारी किया है? तो ये याद रखिएगा, 2023 से 28 के लिए जारी किया, ये याद रखिएगा। ये जो कृषि मैप होगा कितना के कब का होगा? 2023 से 28 के लिए। बिहार में पहला कृषि रोड मैप कब जारी किया गया था? तो 2008 कहिएगा, कब कहिएगा? 2008 कहिएगा। और इतना जान लीजिए, आज के डेट में भी बिहार में के 76% लोग, कितना परसेंट लोग? 76% लोग अपना जो है कृषि पर ही जीवन यापन निर्भर करता है। और बिहार का क्षेत्रफल तो जान ही रहे होंगे आप लोग, 94,163 किलोमीटर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आज भी 76% लोग जो है कृषि पे ही अपना क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। तो इतना ज्यादा कृषि का यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत सारे लोग कृषि पे ही जीवन यापन करते हैं, 76%। तो पहला ये कहना है जो कृषि रोड मैप है, तो क्या कहिएगा? चौथा है, ठीक है। ये किस अवधि के लिए जारी करेगा? चौथा अवधि, मतलब ये 2023 से 28 के लिए करेगा। यहाँ के राज्यपाल जो है ये आपका विश्वनाथ पालेकर जी हैं, वो भी आए थे कल, ठीक है। आपका मुख्यमंत्री तो जाने ही गए, नीतीश कुमार है, और उप मुख्यमंत्री आपके कौन है? तेजस्वी यादव है कि नहीं है? और अभी जो है जातिगत, ये आपका जो है जातिगत जनगणना जो किया गया था, तो वो अभी बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जातिगत जनगणना कब हुआ था? तो क्या कहिएगा? 1931 में किया गया था, उसके बाद नहीं हुआ। 2-3 स्टेट किया मगर पब्लिश नहीं किया। कर्नाटक किया था तो वो भी पब्लिश नहीं किया। तो ये आपका 1931 के बाद कोई स्टेट अगर जातिगत जनगणना को प्रकाशित करने वाला है तो वो बिहार है, ये भी आपको याद रखना है। जातिगत जनगणना के बारे में हम सारा चीज आपको बता दिए थे, कितना क्या है नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो बिहार के बारे में ये सब चीज इतना आपको जानना जरूरी है। चलें आगे बढ़े। तो यही है अपने मुर्मू जी, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, 15वें राष्ट्रपति हैं। अच्छा,
राष्ट्रपति का सारा चीज बताया दिए थे ना उस दिन आप लोग को कि कौन सा आर्टिकल में कितना आता है। तो भारत का एक राष्ट्रपति हो जाएगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, और वो क्या हो जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। कैसा निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। ठीक है, तो कितना आर्टिकल में एक राष्ट्रपति की बात किया, आर्टिकल 52 में। ठीक है, और कार्यपालिका का प्रमुख होगा आर्टिकल 53, अनुच्छेद कितना 53 में। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन प्रणाली के बारे में कि निर्वाचक मंडल होगा, उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, फिर आपका विधानसभा होगा, बताए थे। और इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होगा, जो भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करता है, जो भी करेंगे निर्वाचित सदस्य करेंगे। कौन कौन करेंगे, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ये बात याद रखिएगा। 55 में निर्वाचन की रीति है, कैसे निर्वाचन होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एकल मत प्रणाली है कि नहीं है। तो उसके बाद आपको 56 में कार्यकाल बताए थे कि ये शपथ ग्रहण से लेकर के 5 साल की अवधि तक पद धारण करेगा। निर्वाचन के दिन से नहीं, शपथ ग्रहण से। शपथ ग्रहण, इस शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अभी हम लोग के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। कल भी बताए थे आपको हम, सुप्रीम कोर्ट का डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो है 5 सदस्यीय जो है एक ये बेंच बैठा था। किसके लिए, आपका तो समलैंगिक विवाह को लेकर के। ठीक है, उसमें जो है तो ये सारा चीज है, बोलेंगे तो लंबा चला जाएगा, बट ये चीज थोड़ा सा रिवीजन के वजह से बोलते रहे, क्योंकि सब कोई एक ही चीज का तैयारी करता है। आपको बार बार सुनिएगा, क्या पढ़ते हैं फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन होना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलें। चलिए आगे क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। सुनिए, ये जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, इसका जो है इसका क्या कहिएगा, छठा। ठीक है, छठवां सम्मेलन आपका कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होने जा रहा है। ठीक है, ये याद रखेगा, कहाँ होने जा रहा है भैया, नई दिल्ली में। कब से होगा, तो ये भी याद रखेगा, 30 अक्टूबर से आपका 2 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, 30 अक्टूबर से 2 सितंबर तक चलेगा, ये याद रखना है आपको। कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम बता देते, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। देखिए थोड़ा सा चीज को समझ लीजिएगा ना, इसका बेसिक चीज तो पूरे आपको याद रखने में आसानी होता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कैसे हुआ, 2015 की बात है। 2015 कब की बात बोल रहे हैं, 2015 की बात कर रहे हैं। 2015 में जो है ना आपका COP 21 चल रहा था। क्या कहिएगा, COP 21। ठीक है, चलिए पहले हम COP को बता देते हैं। ठीक है, COP के बारे में। COP क्या होता है, COP क्या होता है ना, रियो सम्मेलन हो रहा था 1992 में आपका, कहाँ पे, ब्राजील में। वहीं पे एक जगह रियो डी जेनेरिया है। ठीक है, वहीं पे सम्मेलन, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो रियो सम्मेलन पहले लिख ही देते हैं थोड़ा सा। रियो सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पे जितने भी सदस्य देश थे, तो सब कोई वहां पे बैठे, और वहां पे बैठे जलवायु के लेकर के एक मीटिंग हुआ, एक प्रस्ताव पेश हुआ। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस जो है उसको UNFCCC, ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, एक फ्रेमवर्क बनाया गया। इस फ्रेमवर्क में जो है, इस फ्रेमवर्क बनाया गया, और इस फ्रेमवर्क में जो है जितने भी जो भी सदस्य क्या किए, इस फ्रेमवर्क में जो है हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, पार्टीज बोला गया कि ये पार्टीज है। तो इसी वजह से सी से तो क्या हो गया, तो सीओ से आपका तो हो ही कॉन्फ्रेंस, और पी से हो गया पार्टीज। तो कौन पार्टीज होगा, यूएनएफसीसी के जो भी सदस्य लोग होंगे इसमें आपका शामिल होंगे। तो जो आपको जलवायु के लिए जो कमेटी बनाया गया, मतलब जो फ्रेमवर्क बनाया गया, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये याद रखिएगा। और 1994 में ये जो है लागू होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी सदस्य जो है इसमें हस्ताक्षर किए, उसी को क्या कहा गया, आपका पार्टीज कहा गया। तभी से फिर हम लोग, ये आपका तो हो ही गया, और ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये COP 21 कहाँ हो रहा था, तो क्या कहिएगा, ये पेरिस में हो रहा था। कब, 2015 में। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए हुए थे। अब गए हुए थे तो यहाँ पे बहुत सारा बात भी हुआ। ठीक है ना, उसके बाद यहीं पे फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल करके बोले कि हम लोग जो है एक अलायंस का निर्माण करेंगे, एक अलायंस बनाएंगे। उस अलायंस का नाम क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ASI भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही हुआ। तो अभी फिर क्या हुआ कि वहां पे जो आपका ये बात हो गया, तो बोला कि फिर 2000 यहाँ पे भारत में आया गया। भारत में आके 2016 में जो है, 2016 में इसका आपका सचिवालय, यानी आप एक तरह से अस्थायी मुख्यालय है, अब अस्थायी नहीं बनाया, अभी अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी मुख्यालय बनाया कहाँ पे, गुरुग्राम में। क्या कहिएगा, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, NCR क्षेत्र में पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ये भी बात जानते चलिएगा। यहीं पे इसका मुख्यालय बनाया गया, और टोटल उस टाइम जो है
अब लगभग 98-99 के तक तो सदस्य थे, अभी तो बढ़कर बढ़ते 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 अभी आपका टोटल 126 सदस्य कितना हो गया, 126 सदस्य हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, 126 सदस्य का ये समूह हो गया है। ठीक है, तो वहीं पे गए थे, कहां पे गए थे तो क्या कहिएगा कि फ्रांस गए थे। फ्रांस में COP 21 में शामिल होने गए थे, और COP 21 के तो बारे में आपको हम बता ही दिए। ठीक है, कि जो भी जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक आपका ये संगठन बनाया जा रहा था UNFCCC, और जो भी सदस्य देश इसमें हस्ताक्षर किया उसी को क्या कहते हैं, पार्टीज कहते हैं। तो इसका स्तर ये कब से लागू हुआ, 1994 से। तो COP 21 कहाँ हो रहा था, पेरिस में, वहीं पे गए थे, और वहां पे जाने के बाद आपका सोलर अलायंस गठबंधन का स्थापना हुआ। तो कह सकता है आपको कि हम लोग का जो IS मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है किसके सहयोग से बनाया गया है, तो फ्रांस कहिएगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे सचिवालय है, तो दिल्ली में है। ठीक है, कब बना था, 2015 में। इसका सचिवालय कब बना, तो क्या कहिएगा, 2016 में। कहाँ पे, गुरुग्राम में। अब थोड़ा सा ये COP, जब COP 21 समझ ही गए, तो अभी भी COP हुआ है आपका, COP 27 हुआ है आपका मिस्र में हुआ है। ठीक है, शर्म एल शेख, याद रखिएगा, वहां हुआ। अब COP 28 जो होने वाला है आपका कहाँ होगा, UAE में होगा। ठीक है, UAE में होने वाला है। ठीक है, हर साल होता है ये, इस बार भी होगा, COP 28 होगा। ठीक है, और ग्लासगो वाला COP 28 से ये 6 आपका कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। तो उसी में हम लोग अभी, मोदी जी बोले हैं ना कि हम लोग 2047 तक जो है ऊर्जा स्वतंत्र होना है, 2070 तक हम लोग को नेट जीरो करना है। तो कहाँ पे सब घोषणा, ये जो इसके बारे में कहाँ बोले थे, तो क्या कहिएगा, ग्लासगो COP 27, क्या कहिएगा, COP कितने में कहिएगा, 26 में बोले थे सब। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो हासिल करेंगे, कहाँ बोले थे, ग्लासगो में। और ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कौन सा COP में गए थे, तो किए थे, तो क्या कहिएगा, COP 21। अब देखिए, अब यहाँ पे सौर गठबंधन, तो पूरे विश्व में हम लोग सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या नंबर में है, तो चौथा नंबर में। क्या कहिएगा, क्या नंबर में है, चौथा नंबर में है। ठीक है, क्या कहिएगा, 4th नंबर पे है हम लोग। ठीक है, 4th नंबर में। और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है, तो इसमें भी हम लोग पूरे विश्व में 4th नंबर में है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 4th पोजीशन में है अंतरराष्ट्रीय मतलब सौर ऊर्जा में, और रिन्यूएबल एनर्जी में 4th स्थान में। ऊर्जा स्वतंत्र कब तक बनेंगे, 2047 तक। ठीक है, और कार्बन जीरो कब हासिल करेंगे, 2070 तक। कब लिए थे, COP 26 में। कहां पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, चलें आगे बढ़े। यहाँ पे COP आपको रियो सम्मेलन के बारे में थोड़ा बता ही दिए, और भी देखिए यहाँ पे और भी सम्मेलन हुआ है। चलिए बोलेंगे तो फिर आगे बढ़े। आगे क्या है, ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा हमको। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग DOSL, ठीक है, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। ठीक है, यहाँ पे ई छूट गया है, ई कर दीजिए। ठीक है, NCERT के द्वारा अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कहने का मतलब है कि NCERT और DOSL के द्वारा जो है अपना क्या किया गया है, चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। आप कौन किया भैया, ये जो है हम लोग का शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उसी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। और ये दोनों संस्था मिलकर के चंद्रयान वेब पोर्टल क्या है, ये जो हम लोग चंद्रयान 3 है ना, उसी के बारे में जो है स्कूली जो भी छात्र जो बच्चे होंगे उसी को क्विज करवाया जाएगा। ये बात जान लीजिए, क्विज करवाया जाएगा, फिर उसको जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसी वेब पोर्टल को लॉन्च किया है कौन, अपना धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री हैं, आप लोग इसको जानते हैं। आप थोड़ा सा NCERT के बारे में आइए। NCERT जो है ना, इसका स्थापना 1961 में हुआ है। ठीक है ना, इसका जो है ये कहाँ है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और DOSL यही है, आपको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को बोलते हैं, DOSL। ठीक है, तो इसका कौन किया, धर्मेंद्र प्रधान है, और या तो लिख दे किए हैं। इसे जो है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल में स्कूली छात्रों के लिए मिशन चंद्रयान 3 पर क्विज और पहेलियां उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो पोर्टल है ना, इसमें क्या कराया जाएगा, क्विज रहेगा और पहेलियां उपलब्ध कराया जाएगा। किसमें भैया, तो चंद्रयान वेब पोर्टल में। किसने लॉन्च किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। कुछ किसके द्वारा मिलकर के, तो DOSL और NCERT से मिलकर के। ठीक है, अब देखिए चंद्रयान 3 के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ये कब किया था भैया, ये 14 जुलाई 2023 को जो है हम लोग लॉन्च किए थे। और जो है कितना, 23 अगस्त को। ठीक है, कितना अगस्त को, 23 अगस्त को जो है ये कहाँ पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम लोग पहले हो गए इसी तरह से। ठीक है, अभी देखिए कल भी हम आप लोग को बताए थे कि चंद्रयान पर मानव भेजने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे इसरो के वैज्ञानिक को रोड मैप तैयार करने का कहा है। कब तक हम लोग पहुंचेंगे, तो 2040 तक जो है कौन, मानव भेजने का बात हो रहा है। ठीक है, कि पहला यात्री हम लोग का 2040 तक पहुंच जाना चाहिए। और अंतरिक्ष में हम लोग क्या करते हैं,
अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाने वाले हैं। कब तक? 2035 तक। तो ये दोनों बात याद रखेगा, ठीक है। इस पे रोड मैप बनाया जा रहा है, इस पे काम भी हो रहा है। तो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा जानते चलिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कब गया था? तो 14 जुलाई को गया था। पहुंचा कब था? 23 अगस्त को। 23 अगस्त पहुंचने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का भी घोषणा मोदी जी किए हैं, और हम लोग मनाएंगे प्रत्येक वर्ष क्या, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानते चलिएगा। पूरे विश्व में चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले हम लोग चौथा देश हो गए, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम लोग पहले देश हो गए थे। और कल तो चंद्रमा के बारे में बताए थे कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गया था 1969 में अपोलो 11 से। तो ये सारा चीज आपको कल हम बता ही चुके हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर समझ आएगा, ठीक है। देखिए ये सब चीज क्या है ना कि डेली रिवीजन आप करते रहिएगा तो आपको आसान पड़ जाएगा चीजों को समझने में। चलिए आगे चलें। आगे में क्या है, प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में किया है। देखिए अभी वर्चुअली जो है कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास मंत्री जो है, देखिए इसका फोटो भी होगा, मोदी जी को थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए। ये जानते हैं 511 जो है, ये आप देख रहे हैं ना, 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किए हैं। तो कहेगा कि आपको प्रमोद ग्रामीण कौशल ये जो है कहाँ पे खोला गया है, कहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया है, तो क्या कहिएगा, कौशल। ये आपको पूछ देगा प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो क्या कहिएगा, महाराष्ट्र में। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया। कितने जगह में किया जाए, कितने केंद्र खोले जाएंगे, तो 5 से 11 खोले जाएंगे, ठीक है। यही से तो क्वेश्चन पूछता है, क्या कहिएगा। आजकल क्वेश्चन का पूछने का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, इसी वजह से अब आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आते हैं इसके बारे में, यहाँ पे भी जानना जरूरी है। व्हाइट फास्फोरस क्या है? देखिए अभी जो है फास्फोरस तो जानते ही हैं, फास्फोरस को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सब कोई माचिस यूज करते होइएगा, माचिस, माचिस के तिल्ली, वो भी आपका फास्फोरस से ही बना हुआ था। तो फास्फोरस कई प्रकार का, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक है, कई फास्फोरस होता है। तो ये व्हाइट फास्फोरस अभी चर्चा में है। क्यों है चर्चा में, आपको हम बता देते हैं। अभी इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, बहुत घमासान युद्ध, ठीक है। इजराइल और किसके बीच, हमास के बीच, यानी फिलिस्तीन के बीच, ठीक है। तो इस युद्ध में जो है ना, इजराइल की तरफ से व्हाइट फास्फोरस हथियार का यूज किया जा रहा है। ये क्या है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, ये पूरा प्रदूषित कर देता है, एक लोग को अंधा बना देता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है हथियार आपको नहीं, आपको जो है ऐसा नहीं है, एक ओपीसीडब्ल्यू है वहां पे, ये जो बैंड नहीं है, इस हथियार के बारे में कोई बात नहीं कहा गया है, मगर ये हथियार, ये जो आपका व्हाइट फास्फोरस वाला जो हथियार है, इसको यूज नहीं किया जाता था, ये पहली बार यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चर्चा में आ गया है, तो इसी के बारे में लोग को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। वहां पे सिर्फ धुआं धुआं हो गया। गाजापट्टी जो हमास, जो जहां लोग रहते हैं, वो गाजा नाम है उसका, ठीक है। हमास का जहाँ पे नियंत्रण था वो गाजा है। हमास का नियंत्रण कहाँ पे था, गाजा में था। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको और अच्छा से समझ में आएगा कि हमास कह रहे हैं, गाजा क्या है। तो गाजा नहीं समझेगा। कोई आदमी हमको बोला कि गाजा, हमको लगा ना कि वहां पे जो है लोग गाजा पीते हैं, इसी वजह से उसको गाजा नाम रखा, तो वो गाजा नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, ये गाजा है, ये है गाजा। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, गाजा पट्टी कहते हैं या गाजा। और ये वाला क्षेत्र अगर ये हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहिएगा, वेस्ट बैंक, ठीक है। ये आपका वेस्ट बैंक है, ये गाजा है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो कौन लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं कौन, चरमपंथी समूह। यहाँ पे अपना शासन प्रशासन चलाते थे हमास, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हमास। ये बात समझ जाइए। और यहीं पे आपका जो है रफात बॉर्डर है, यहीं से अभी यहीं पे जो है आपका चल रहा है, यहाँ से पलायन चल रहा है। 10 लाख आदमी जो है इस बॉर्डर में फंसा हुआ है। यहीं पे आपका एक हॉस्पिटल था, इसी हॉस्पिटल में बमबारी हुआ है। 500 से अधिक बच्चा और महिलाएं का जो है मृत्यु हो गया। तो इसको लेकर के यूएनओ एंटोनियो गुतेरेस, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी दुख संवेदना जाहिर किया है कि एक चीज गलत नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में बम फेंक दिया है, ठीक है। और यहीं पे बाइडेन जी आए थे, और उसी के आगमन पे सब हुआ है। पता नहीं क्यों हुआ, नहीं पता कौन किए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, गाजा कहता है। और यहीं पे इजराइल के थ्रू यहाँ पे बम चल रहा है, ठीक है। ये बम चल रहा है, और ये क्यों चल रहा है, 7 अक्टूबर का घटना कई बार बोल चुके हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पड़ोसी देश फिर से आपको हम रिवीजन करा दें। ऊपर में गोलन हाइट, सीरिया और लेबनान। ऊपर में लेबनान का राजधानी बेरूत, सीरिया का राजधानी दमिश्क। इधर है जॉर्डन, ठीक है। इधर है मिस्र, और ये है भूमध्य सागर। ये है गाजा, और ये है वेस्ट बैंक, ये है मृत सागर, डेड सी, ठीक है। सबसे क्या लवणता वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आदमी को भी गिरा दिया जाए वो बीता रहेगा, बहुत अधिक लवणता। इधर से आता है जॉर्डन नदी, यही जॉर्डन नदी आके इसमें गिरता है। जॉर्डन नदी के पश्चिम वाले साइड को हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डेली देखते चलिएगा तो आपको याद, यही है गाजा। गाजा को गंजा, वो गाजा नहीं समझिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई आदमी कल बोला तो हम इस चीज पे कभी नोटिस नहीं किया, बोला हाँ ऐसा भी होता है क्या, गाजा को गाजा कह रहे हैं, तो वही है जो हम पे रहते हैं लोग, यही है गाजा, ठीक है। चलते हैं।
कहाँ पे थे? तो यहीं पे जो है ना आपका चल रहा है सफेद फास्फोरस। ये व्हाइट फास्फोरस में जो है थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ है, तो इसी पे थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये एक मोमी क्रिस्टलीय कठोर ठोस पदार्थ है। मोमी जैसे मोम टाइप का नहीं होता, उसी टाइप का होता है, जो प्रकाश के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। जैसे ही प्रकाश के संपर्क में आएगा वो काला हो जाता है, और ये एक खतरनाक पदार्थ है जो सफेद से पीला पारदर्शी रंग का होता है। क्या होता है? सफेद। ये क्या बोला है कि ये खतरनाक पदार्थ है जो सफेद से पीले पारदर्शी रंग का होता है। इसमें लहसुन जैसा तीखा गंध होता है। आपको ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है मोस्टली, देखिएगा ना, ठीक है। तो लहसुन के जैसा तीखा गंध होता है। ये व्हाइट फास्फोरस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित यानी जलने लगता है। ये कहता है कि जैसे ये वायुमंडलीय, ऐसे भी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आता है फास्फोरस तो जलने लगता है। हम लोग नहीं बोलते शमशान घाट में हो या क्या बोलते हैं कब्रिस्तान में हो, अगर उधर से अंधेरे में रात को आप जा रहे हैं तो कोई लोग बोलता है कि कब्र से जो है या फिर शमशान घाट में जलता हुआ दिखता है कि जल रहा है, कुछ लग रहा है, लोग बोलते हैं कि भूत है। भूत नहीं है, जानता ना कि जो मानव का है हड्डी में क्या फास्फोरस रहता है, और वो फास्फोरस क्या होता है, उसमें जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो जलने लगता है। दिन में जलता है तो दिखता नहीं है, रात में थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी प्रज्वलित होगा तो दिख जाएगा। तो वही है, तो वही फास्फोरस। फास्फोरस क्या है कि वो आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो जलने लगेगा। और ये पानी में डुबा के रखा है, जैसे सोडियम को रखते हैं ना हम लोग किरोसिन में। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछता है कि सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन ऑयल में हम लोग डाल के रखते हैं, तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो ये क्या था, जब जैसे ही जो है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, आने के बाद जो है ये जलने लगता है, ठीक है। और तब तक जलता है जब तक ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो जाए, ये जलते ही रहेगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होता है। ये तीव्र गर्मी लगभग कितना देखें 815 डिग्री सेल्सियस जो है आपका जो है ये आपका लाइट उत्पन्न करता है, यानी प्रकाश उत्पन्न, समझ रहे हैं। 815 डिग्री, हम लोग का यहाँ पे 40 होता है तो जान निकलने लगता है, तो 815 डिग्री सेल्सियस बहुत 1500 फ़ारेनहाइट प्रकाश और धुआं जो है पैदा करता है। तो वहां के जो अगल बगल के जो भी लोग हैं व्हाइट फास्फोरस से बहुत परेशान है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस नहीं डालना चाहिए, ठीक है। आपका OPCW जो पता नहीं क्या कर रहा है, इसको ये बैन कर देना चाहिए। जब युद्ध में खुद देखिए, युद्ध का भी कुछ नियम होता है, उस नियम को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अब जो है जैसे परमाणु है, परमाणु हथियार है ना, जैसे चलाना बैंड है कि नहीं चला सकते, तो उसी तरह से आप इस तरह का जो है हथियार को भी, कोई भी हो, इधर का भी हो, इधर का हो या उधर का हो, इजराइल का हो या फिलिस्तीन का हो, जो भी हो, मर तो रहा है मानव ही ना। दिक्कत में कौन है, संकट में कौन है? मानव, पूरा मानव समाज है। तो मानव को समझना चाहिए कि इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है। तो यही व्हाइट फास्फोरस है आपका। चलिए आगे बढ़े। आइए विपणन वर्ष 2024-25 के लिए क्या बोल रहा है, ये जो है ना अभी आता है। ये क्या है, विपणन वर्ष 2024-25 के लिए जो है रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया। देखिए अभी थोड़ा सा आपको बताते हैं, वो होता है CACP, ठीक है, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, आपको लोग जानते होइएगा, ठीक है, CACP, ठीक है। ये क्या होता है, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कृषि एवं मूल्य लागत आयोग होता है, ठीक है। इसका स्थापना CACP का स्थापना कब, CACP का स्थापना जो है आपका CACP 1965 में बना, ठीक है। ये जो है ना प्रत्येक वर्ष जो है कुछ फसलों के लिए जो है आपका समर्थन मूल्य जारी करता है। समर्थन मूल्य क्या होता है, किसानों का बहुत सारा चीज देखा जाता है, और सरकारी रेट कि सरकार उस दाम पर क्या है किसान से अपना फसल खरीदेगा। और ये इसका स्थापना कब होता है, 1965 में, और 1966 में जो है आपका MSP आपका प्रारंभ होता है। MSP मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि कम से कम इतना प्राइस में सरकार जो है किसानों से कोई भी फसल खरीदेगा। तो टोटल इसमें 23 फसल को रखा गया। कितने फसल को कहिएगा, ठीक है। MSP में अभी फिलहाल कितना फसल है, 23 फसल है, याद रखिएगा। 23 में से आपका जो है 7 जो है अनाज फसल है, ठीक है, अनाज है, ठीक है। और आपका 7 अनाज हो गया ना, और 5 जो है आपका दलहन है। 5 फसल क्या है, दलहन है, याद रखिएगा, पूछ देगा तो। 5 दलहन है, ठीक है, और 7 जो है क्या है, तिलहन है, ठीक है। 7 क्या है, तिलहन है, और भी है। और आपका जो है कॉमर्शियल यानी वाणिज्य फसल जो है आपका टोटल 4 है, ठीक है। और टोटल इस तरह से मिला दीजिएगा तो आपका टोटल 23 हो जाएगा। इस 23 फसल के लिए आपका MSP जारी किया जाता है। और ये कौन जारी करता है, किसके द्वारा किया जाता है, CACP, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग है। इसको क्या बोलता है, इसको कमीशन बोलता है, या कमीशन, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। कृषि एवं मूल्य लागत आयोग कहते हैं। 1965 में इसका स्थापना हुआ था। MSP का निर्धारण 1966 में किया जाता है। इसमें टोटल जो है ना आपका 23 क्या फसल, खाद फसल, टोटल 23 फसल को रखा गया। उसमें से 7 जो है आपका अनाज है,
अनाज फसल है, और 5 जो है आपका दलहन फसल है, 7 जो है तिलहन फसल है, और 4 जो है कॉमर्शियल यानी वाणिज्य फसल कह सकता है। कौन फसल कहिएगा? वाणिज्य फसल। टोटल 23 फसलों को एमएसपी जारी किया जाता है। तो 2024-25 के लिए एमएसपी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो गेहूं का भी कुछ बढ़ाया गया, सबसे अधिक तो आपका बढ़ाया गया है अभी आपका मसूर में। ठीक है, मसूर नहीं लिखा है क्या? हाँ, सबसे अधिक जो है मसूर दाल में बढ़ाया गया है, लगभग 200 रुपया समथिंग के बराबर बढ़ाया गया है, और अभी कितना हो गया? 6425 रुपया। तो गेहूं के लिए कितना कहिएगा? गेहूं का 2275 रुपया हो गया है। ठीक है, लगभग इसमें आपका बढ़ाया गया है 150 रुपया के बढ़ा, पहले आपका 2125 रुपया था, 150 रुपया के करीब करीब बढ़ाया गया है गेहूं में। ठीक है, देखिए धान जो है ना, ये क्या है? खरीफ फसल में आता है। ठीक है ना, तो अभी धान का जो है एमएसपी कितना रखा गया है? 2100 कितना रखा गया है? 2183। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये धान का है। ये किसका है? धान का है ना, ये धान का है। तो ये धान के लिए रखा गया, ये खरीफ में आता है, इसी वजह से उसका बात नहीं करेंगे अभी। जिसका भी बात करेंगे अभी रबी का बात करेंगे। 2 बार जो है प्रत्येक वर्ष जो है जारी किया जाता है, रबी का अलग, खरीफ का अलग। और टोटल एमएसपी जो जारी किया जाता है टोटल कितने फसलों पर? तो 23। अब यहाँ पे गन्ना बोलिएगा कि गन्ना जो है ना, गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य पर उसको एमएसपी गन्ना पे नहीं जारी किया जाता है। गन्ना के लिए आपका उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। आपको बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि गन्ना को एमएसपी के अंतर्गत है, तो नहीं है। उचित एवं लाभकारी मूल्य पर इसको जो है उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। और ये जो है ना आर्थिक मंत्रिमंडल का जो है उसी के द्वारा, वित्त मंत्री का आर्थिक मंत्रिमंडल जो सचिव होता है उसी के द्वारा गन्ना का आपका रेट तय किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप गन्ना को नहीं रख सकते हैं। तो कहेगा कि गन्ना का मूल्य कैसे, कौन सा इससे करता है? तो उचित एवं लाभकारी मूल्य द्वारा उसको जो है निर्धारित किया जाता है उसका रेट। तो ये आपका टोटल 23 हो गया ना। 23 में से ये याद रखेगा। 7 क्या हो जाएगा आपका? अनाज फसल हो जाएगा, 5 दलहन फसल हो जाएगा, 7 तिलहन फसल, और 4 जो है वाणिज्य फसल हो जाएगा। टोटल मिला के 23 पर आपका एमएसपी जारी किया। बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार याद रखिएगा। ठीक है, तो गेहूं का इस बार कितना हो गया है आपका 24-25 के लिए? अभी तो 24-25 तक, जब अगला रबी फसल आने तक, ये प्रत्येक वर्ष में एक ही बार जारी किया जाता है। अब अगला रबी आएगा फिर आपका किया जाएगा। तो अभी कितना रहेगा गेहूं? अगर सरकार को बेचेगा तो क्या रुपया में बेचेगा? 2275 रुपया में। चना बेचेगा तो 5440 रुपया में, और सरसों 5650 रुपया में, और चौक ये क्या है? ये गड़बड़ लिखाया है, गड़बड़ लिखा है। सबसे अधिक जो है बढ़ोतरी किस पे हुआ है? मसूर पे। मसूर का कितना हो गया सरकारी दाम? 64। देखिए सरकारी दाम ये है, और मार्केट में हम लोग कितना मसूर दाल कैसे बेचते? 90 रुपया 100 रुपए किलो खरीदते हैं। खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? और गेहूं 2275 रुपया, और गेहूं का आटा खरीदते हैं तो 40 रुपया किलो, 38 रुपया किलो। अभी आशीर्वाद का आटा का दाम बढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है 25 किलो बोरा लीजिएगा ना तो आपको 900 950 रुपया लेता है, 26 किलो रहता है। तो कितना दाम बढ़ा हुआ है? तो किसान के आप जो है फसल का दाम नहीं होता है। और धान का कहेगा कि आपका रबी, ये खरीफ में आता है, इसमें कितना है? 2183 है। ठीक है, तो इसको निर्धारित कौन करता है? सीएससीपी करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, इसका स्थापना 1965 में। ठीक है, और ये जो है एमएसपी, ये क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थक मूल्य कहता है इसको। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। चले आगे बढ़े। चलिए, यही है जल एमएसपी। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आरपीएफ जानते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो अभी जो है ना रेलवे द्वारा कुछ कुछ जो है आपका जो है हमेशा कुछ कुछ चलाया जाता है, क्योंकि यात्री बहुत ज्यादा लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं। भारत का लगभग यात्री रेलवे से ही के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का सामान खो जाता है, कोई टिकट दलाली करता है, कोई बच्चा ट्रैक में फंस जाता है, कोई किसी के साथ और कुछ, तो इसका जिम्मेदारी किसका है? आरपीएफ का है। नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, जो है इसी का काम है। तो ये अलग अलग ऑपरेशन के थ्रू अलग अलग काम करता है। ठीक है, तो अभी है रेलवे। अभी हाँ, यहाँ पे बात आया तो बता देता है। रेलवे बोर्ड को जो है पहली बार कोई महिला अध्यक्ष, जया वर्मा सिन्हा नाम है उसका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्या बोले थे? जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली बार जया वर्मा सिन्हा, ये याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रेलवे आरपीएफ का जो है अगर महानिदेशक पूछेगा तो ये क्या कहिएगा? मनोज यादव जी। क्या कहिएगा? मनोज यादव है, मनोज यादव। ठीक है, रेलवे बोर्ड को जो है आपका जो है आम बजट में कब मिला लिया गया? तो 2017 में कहिएगा। ठीक है, ये आपका बिहार दरोगा या कुछ नहीं इसमें पूछा हुआ था, तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, इसको
आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 2017 में अभी क्योंकि रेल बजट और आम बजट साथ में ही आता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा, तो ये आपका क्या हो गया, आरपीएफ का जो है महानिदेशक हो गया आरपीएफ। अच्छा, आरपीएफ का स्थापना कब होता है, तो आप इसको 1975 के करीब करीब मान के चलिएगा ना। ये आरपीएफ ये तो बहुत पहले ही आया था, 1835 में जो है आपका जो है वो पहले ही आया था आरपीएफ, ठीक है। पर ये इसको मान के चलिए 1975 ही है। अभी मनोज यादव है, ठीक है। और महिला जो है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा है, ठीक है, पहली बार महिला बनी है। तो उसी के द्वारा जो है कुछ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये बच्चों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसको देखिए क्यों लिखे हैं बता देते हैं। अभी जो है ना एक डाटा आया था, तो कुछ बच्चे को जो है इसका रिपोर्ट पेपर में पब्लिश किया, 800 समथिंग बच्चा को बचाया गया है। तो हम इतना आंकड़ा पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, इसी वजह से हम आंकड़ा नहीं लिखे हैं, ठीक है। बट ऑपरेशन पूछ सकता है, और जो भी चीज आपका न्यूज़पेपर में रहता है तो उसको हम थोड़ा आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनाता है, ठीक है ना। तो आंकड़ा के साथ दिया हुआ था, इसी वजह से हम इस चीज को लिख दिए। तो आंकड़ा नहीं पूछने जा रहा है आपको, अगर पूछेगा तो खूब यही पूछेगा। तो ये क्या कर रहा है, बच्चों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन जीवन रक्षण, ये जो है प्लेटफॉर्म और ट्रैकों में बच्चा जब फंस जा रहा है उसको निकालने के लिए ये काम किया जाता है। और ऑपरेशन उपलब्ध, इसमें क्या है ना, टिकट के जो लोग दलाली करते हैं उसको पकड़ने के लिए आरपीएफ के द्वारा। तो ये तीनों आरपीएफ के ही द्वारा चलाया जा रहा है। क्या कहिएगा, ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट का जो दलाली नहीं करता है। देखिएगा आप छोटे छोटे शहरों में जो है ना बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन से जो है वहां का स्टेशन मास्टर से अपना टाइप कर लेता है, उन लोग का कोई गुड बन जाता है, और उसी में क्या करता है, आपको जो लोकल जो वहां पे लोग हैं, ठीक है, जो आम पब्लिक है, नागरिक है, उसको टिकट उपलब्ध ही नहीं होता। सारा टिकट दलाल लोग ले लेते हैं और फिर उसको ज्यादा दाम में बेचते हैं। तो इससे आम नागरिक को ज्यादा रुपया देना पड़ता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, मनोज यादव है। तो ये टिकट दलाली हो गया, ठीक है। ये इससे बचने के लिए आपका ऑपरेशन उपलब्ध। और ऑपरेशन जीवन रक्षक क्या कहिएगा, जो ट्रैक व्रेक में बच्चा फंस जाता है ना, अभी पता है 94 या 95 बच्चा को निकाला गया। अभी आरपीएफ के आपका डाटा रिकॉर्ड है, तो वो आपको पूछेगा नहीं डाटा, तो वो सब डाटा याद नहीं रखना है। बस आपको ये संबंधित क्षेत्र याद रखना है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पर आप इसको अच्छा से ध्यान दे सकते हैं। तो इस पे आपका क्या हो जाएगा, एक आपको पकड़ बनेगा, ठीक है। जब पकड़ बनेगा तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। बीआरआई, यही बोलते हैं आपको, बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव, यही बीआरआई है। बीआरआई का जो जानते हैं 10वां वर्षगांठ मन रहा है। कहाँ पे मन रहा है, चीन में मन रहा है। और यहीं पे गए हैं कौन, पुतिन जी हमारे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने पुतिन जी गए हैं, यही बात जान लीजिए। पुतिन जी कहीं नहीं गए हैं, मगर यहाँ गए हैं, ठीक है। भारत नहीं आए थे G20 में, मगर यहाँ गए हैं। अब पता नहीं खाए गए। तो 10वां जो है बीआरआई का 10वां जो मन रहा है, वर्षगांठ मन रहा है। और ये कब शुरू किया गया था, 2013 में आपको कजाकिस्तान में इसको लॉन्च किया गया। पूछ सकता है, क्योंकि ये पूरे विश्व को आपको थोड़ा दिखा देता है। आपको दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये पूरे विश्व को घेरने, अभी जानते हैं प्राचीन काल में जो है ना सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क मार्ग में यूरोप अफ्रीका को कैसे, तो उसी तरह से ये प्राचीन काल का ही तर्ज पर ये जो है बीआरआई जो है आपको हम समझा रहे हैं। देखिए वन बेल्ट वन रोड, इसका क्या है, देखिए लिखा है ना वन बेल्ट वन। ये पुराने जमाने में जो है ना आपका जो सिल्क मार्ग था उसी के तर्ज पर ये जो है इसको क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंजियांग प्रांत से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होते हुए आपका यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से आकर के देखिए मॉस्को तक आ जाएगा, ये आपका इस्तांबुल तुर्की हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइएगा बेल्जियम मतलब क्या, अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी सागर है आपका। हम बताए थे ना आपको, एक नहर है किल नहर, यहाँ पे बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़कर ये यहाँ पे आपका क्या है, डेनमार्क है। इधर आइएगा, देखिए जर्मनी है, इधर ऊपर में डेनमार्क हो जाएगा, इधर नॉर्वे है, ये आपका इधर स्वीडन है, ये आपका नॉर्वे है, और ये आपका फिनलैंड है। और यही नाटो में सदस्य 31वां सदस्य बना है आपका फिनलैंड, ठीक है, नाटो का। तो यहाँ तक आएगा ये। यहाँ पे आपका कहाँ पे, बेल्जियम के बाद यहाँ पे आपका नीदरलैंड, और यहाँ पे आपका लग्जमबर्ग, यहाँ 3 देश है ना। तो यहाँ पे इसका यहाँ तक आने वाला, फिर यहाँ से आएगा इटली वाला क्या, जॉर्जिया मेलोनी बोलिए कि अब हम लोग 2024 में यहाँ से आपका आप बीआरआई से निकल जाएंगे। वन बेल्ट वन रोड नहीं चाहिए भैया, ये तो सबको घेर रहा है। इसका मकसद क्या है बताते हैं। इसका मकसद ये है ना कि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, बोलिए जितना लेना है लीजिए, मगर बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट पे आप कर्ज ले लेते हैं तो आप चुका पाइएगा, नहीं पाइएगा। जब आप चुका नहीं पाइएगा तो वो जो जहां पे इन्वेस्ट किया वो सामान किसका हुआ, उसी का हुआ। पैसा दो नहीं तो सामान दो, तो अब तो पैसा दे नहीं पाएंगे भैया, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज ड्रामा किया हुआ है, इतना ज्यादा रेस्ट। अब चाइना के पास बताते हैं, चाइना देखिए यहाँ पे आइए, ये अपना क्या है, भारत है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, थोड़ा हब्बन टोटा के बारे में, हब्बन श्रीलंका को इतना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अब इतना ज्यादा रेट पे, अब ये पैसा नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे दिवालिया हो गया ये लोग के वहां। अब दिवालिया हो गया, पैसा नहीं दे पा रहा तो क्या करेगा, 99 साल का, जान रहे 99 साल का जो है लीज पे दे दिया है हब्बन टोटा बंदरगाह को, किसको, आपका
चाइना को। अब चाइना यहाँ पे अपना क्या करेगा, व्यापार करेगा, ये इसका सारा चीज हुआ। अब यहाँ पे व्यापार करे, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा है आपको, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका से यहाँ पे व्यापार करेगा तो ये पूरा क्षेत्र में, तब ना हम लोग बोलते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है चाइना को रोकना जरूरी है। अभी हम लोग कहीं मीटिंग भी कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया, अब देखिए इंडोनेशिया को भी कैप्चर में कर लिया। दिक्कत ये है, देखिए इंडोनेशिया में भी कैप्चर कर लिया, यहाँ पे भी जो है एक बड़ा बंदरगाह बना दिया, देखिए इंडोनेशिया को भी कर लिया अपने चक्कर में, किसी को छोड़ा नहीं है। देखिए बांग्लादेश से निकलेगा, यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में। ये जो अभी हम लोग रोक के दिए हैं सीपीईसी, ये जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान सीपीईसी है, ठीक है, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको हम लोग रोक चुके हैं। रोक क्या चुके हैं, इससे हम लोग सहमति नहीं दिए हैं, इसी वजह से ये जो है सी जिनपिंग G20 में भारत भी नहीं आया, ठीक, बोला नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला तो क्षेत्र हम लोग का है, इसको जबरदस्ती जो है ऑक्युपाइड करके रखा है। ये क्या बोलते हैं इसको, आजाद कश्मीर बोलता है पाकिस्तानी लोग, ये लोग क्या बोलता है इसको, जिसको हम लोग क्या बोल, ये वाला जो एरिया है ये जो है क्या बोलता है कि पाकिस्तान वाला हम लोग, अरे तो हम लोग का है। ये हरि सिंह जब हम लोग को इसको जो है 26 अक्टूबर को जो कर दिया था सिग्नेचर 1947 को, ये पूरा एरिया दिया था, तो ये एरिया तुम लोग को कहाँ हुआ, अब तुम लोग यहाँ पे घुस करके अपना बना लिए हो। और ये वाला जानते हैं, मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान जो है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एक्साइज नहीं, ये ऊपर वाला, ये वाला एरिया इसको दे दिया है, दहेज में भी दे दिया है, मतलब बोला कि तुमको दे दो और तुम हमको ये वाला एरिया का मान्यता दे दो। अब बताइए ऐसा कोई होता है क्या? तो मान्यता दे भी दिया, चाइना का मान्यता देने से क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा क्या? कभी नहीं होता है। तो ठीक है, मान्यता दे दिया। और ये वाला अब यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर दीजिएगा, ऊपर में आइएगा ना, यहाँ पे आपका जो है ये वाला एरिया में देखिएगा, ये ऐसे करके संसगम वैली है, सबसे ऊपर में संसगम वैली है, ये वाला एरिया, यहीं पे तो लड़ाई चलता है नीचे में, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था ना लड़ाई एक बार, तो ये वाला एरिया इसको बोला कि आप ले लीजिए। और ये वाला हम लोग, ये गिलगित बाल्टिस्तान का था ये लोग, इस एरिया को, तो यहीं पे इसका जा रहा था सीपीईसी, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम लोग बोले बंद कीजिए सर, हम लोग इसमें सहमत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ जोड़ना चाह रहा था, यहाँ से यहाँ जोड़ देगा, फिर यहाँ से इसको क्या करेगा, फिर यहाँ से यहाँ आगे आगे आ जाएगा। यहाँ देखिए जिबूती देख रहे हैं, जिबूती तो जानते ही है क्योंकि ये सब देश का यहाँ पे सैन्य अड्डा है, अमेरिका का भी है, फ्रांस का भी है, चाइना का भी है, हम लोग भी वहां जाने वाले, सबका है। यहाँ पे जिबूती का काम है क्योंकि ये देखिए ये लाल सागर है, ठीक है, ये स्वेज नहर है, इधर भूमध्य सागर है, और इधर आपका जो है अदन की खाड़ी है। तो यहाँ पे क्या एक तरह से ट्राई जंक्शन है, सबको अपना सैन्य अड्डा बना के रखा है जिबूती में। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये लोग यहाँ पे सोमालिया को जानते हैं, लोग लूटमार करता था इधर, ठीक है। तो यहाँ पे सोमालिया आपका, ये आप देखिए यहाँ पे बताते हैं, सोमालिया है, ठीक है, इथोपिया है, जिबूती है, ठीक है, इन सब मिल करके इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए अभी यहाँ से निकलेगा, अभी आपको क्या बोले, यहाँ श्रीलंका है, हब्बन टोटा, इधर से यहाँ आया, फिर यहाँ ग्वादर आएगा, फिर ग्वादर से यहाँ आएगा। तो ये पूरा इसको घेरने का प्लान है इसका, और ये पुराना सिल्क रूट के हिसाब से काम कर रहा है। इसी पे जो है सब कुछ है खपा कि क्या कर रहे हो तुम, तो सब कुछ कर्ज के जाल में फंसाते जा रहे हो, और एक समय आएगा। अब आप इस चीज को देखिए ना भाई, हिंद प्रशांत क्षेत्र को आप कितना बुरी तरीके से ये लिया है। अब देखिए हिंद महासागर को देख रहे हैं, अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे केन्या में भी रख दिया, बांग्लादेश में भी रख दिया, इंडोनेशिया में भी रख दिया। अब कहीं छोड़ा है ये, कहीं पे छोड़ा है तो बोलिए। देखिए यहाँ पे हुनवई, यहाँ पे वियतनाम, सब जगह कर लिया है। अभी बताइए ये सब गड़बड़ी ना है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर कर लेगा तो ये पूरा विश्व में जो है कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहता है। तो इसी को रोक, इसी का 10वां वर्षगांठ आपका कहाँ पे चल रहा है, तो चाइना में चल रहा है। कहाँ पे इसका लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के दौरा में गए थे 2013 में। कब गए थे? 2013 में। और तब से जो है ये आपका काम चल रहा है, अलग अलग बिलियन, अब कहा जा रहा है ना ट्रिलियन, कितना 1 ट्रिलियन से अधिक खर्चा कर चुका है, 1 ट्रिलियन, ठीक है। और जानते हैं चाइना का जो है आपका जो है कितना इकोनॉमी है, वहां का इकोनॉमी है लगभग आपका 19.41, ठीक है, इतना ट्रिलियन का इकोनॉमी है। और इसका इकोनॉमी कहिएगा किसका, अमेरिका का, उसका लगभग 25 ट्रिलियन के करीब उसका इकोनॉमी। कितना कहिएगा? 25 ट्रिलियन। कितना? 25 ट्रिलियन। और चाइना का 19.41 ट्रिलियन है। और हम लोग का कितना है, सुन के आप लोग को हंसी आएगा, ठीक है, 3.81 ट्रिलियन के करीब हम लोग का जो है क्या है, हम लोग 5 ट्रिलियन होना चाह रहे हैं 2027 तक। अभी हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं। कहाँ? 25 ट्रिलियन, 19, अभी 8 गुना 9 गुना ज्यादा है। और 1 ट्रिलियन से अधिक इस जो है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लोग खर्चा किया है। जो प्रोजेक्ट अभी आपको दिखाए हैं, इस प्रोजेक्ट को आप समझ जाइए ये कितना बड़ा बात है। जो आपको कहाँ चला गया भाई, 1 ट्रिलियन से अधिक इसका खर्चा, जो जितना मांग रहा है दिए जा रहा है। देखिए उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, इटली बोला कि ना भाई हमको कर्ज के जाल में नहीं रहना। जॉर्जिया मिलेनी, क्योंकि ये थोड़ा सा दक्षिणपंथी सोच का है, ठीक है, ये राइट विंग वाली है, ठीक है, अपने आप को जो है बोलती है
कि हम लोग पुराने हैं, ठीक है, मुसोलिनी का वंशज है ये। तो ये बोला कि नहीं भाई हमको निकलना है यहाँ से, ठीक है। ग्रीस है, इसको भी ले लिया है, आपको तो बोली थी ये जिबूती, ये पूरा अब बचा क्या, रसिया तो उसके साथ है ही है, इधर से रोड जाएगा, इधर से पानी वाला जाएगा। अब पूरा एरिया किसका, चाइना का। अब यहाँ पे पैसा हब्बन टोटा ले ही लिया है, ग्वादर को तो उसी का समझिए, ठीक है, बांग्लादेश को भी उसी का। अब शेख हसीना को इतना दे दिया है, अभी बता रहे हैं ना। अभी देखिए अब यहाँ पे मालदीव जो द्वीपीय देश है, मालदीव में भी ड्रामा कर रहा है। एशिया का सबसे छोटा देश बता ना मालदीव, वहां पे मोहम्मद आपको मोइजू जो है वहां के राष्ट्रपति बने, अब वहां पे भी गड़बड़ी है। वो भी बोला है इंडिया गो बैक का नारा दे रहा है, वहां पे भी जो कितना पैसा फेंका है। नेपाल के बारे में बता रहे थे आपको, पुष्प कमल दहल प्रचंड है नेपाल के प्रधानमंत्री, वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के। अब जब कम्युनिस्ट विचारधारा का होगा तो चाइना का स्वाभाविक है सपोर्ट करेगा। यही ना है आपका नेपाल, ये आपका ऐसे। तो आप समझ जाइए कि क्या हाल होने वाला है। ये सब जो है गड़बड़ काम करता है, इसके पास तो ये तो लॉन लोग है, तो ये कुछ करेगा नहीं, मगर जो है इसको इधर रोड से जोड़ने के लिए सब ड्रामा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब ज्यादा कुछ आपका आज है नहीं, ठीक है, इतना ही था। बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो गया मेरे हिसाब से। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं हम लोग कल